बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे गांव में हरिया नाम का एक धनवान व्यक्ति रहता था। हरिया के पास जो चीज होनी चाहिए थी वह सब चीज थी। उसके पास धन की कमी तो नहीं थी, पर दिमाग की कमी बहुत थी। पूरे गांव वाले उसकी कंजूसी के कारण परेशान थे। हरिया जो भी पैसा कमाता सबको बचा के रखता। हरिया गांव के छोटे मोटे किसान को अपने इशारों पर काम करवाता था और अपना मन चाहे पैसा देता था। किसान भी उसे परेशान थे, काम बहुत करवाता था, पैसे कम देता था। रमेश, उस हरिया ने तो हम सबको और परेशान करके रखा है। हमेशा काम करवाते रहता है और पैसा तो फूटी कौड़ी तक नहीं देता। हम सब तो अब परेशान हो गए, अब समझ में नहीं आ रहा क्या करें हम सब। अच्छा, कोई बात नहीं रामू। अगर इस हरिया को कुछ समझ में नहीं आ रहा तो ऊपर वाला सब देख रहा है। भगवान एक दिन सब सही करेंगे। मेरे पिताजी कहा करते थे कि अगर तुमसे कोई भी ऐसा काम करे तो तुम बस भगवान पे विश्वास रखना और बाकी सब भगवान ही देख लेंगे। कुछ दिनों बाद उसके गांव में एक ब्राह्मण आया। वह ब्राह्मण बहुत ही बुद्धिमान था। ब्राह्मण कुछ दिनों तक गांव में ही रुका और प्रत्येक दिन गांव वाले ब्राह्मण के पास जाकर ब्राह्मण की प्रवचन को ध्यान लगाकर सुन करते थे। गांव में अब धीरे धीरे खुशहालियां आने लगी, लेकिन हरिया को इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं था। उसे तो था बस पैसा कमाना। गांव वाले जब उसे बोलते थे कि तुम भी ब्राह्मण के पास जाओ और ब्राह्मण की प्रवचन को सुनो, तब तुम्हारे मन और तन दोनों ही फुर्तीला अनुभव करोगे। लेकिन हरिया कहां यह सब मानने वाला। उसे तो था बस पैसा कमाना। अब धीरे धीरे अचानक से फसल खराब होने लगी। हरिया की कमाई धीरे धीरे कम होने लगी। हे भगवान, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई। पहले मैं इस गांव का सबसे अमीर व्यक्ति था और अब मैं हो सकता है इस गांव का सबसे गरीब व्यक्ति हूँ। अब तो लग रहा है मुझे उस ब्राह्मण के पास जाना ही होगा। हरिया तुरंत ब्राह्मण के पास जाता है और घुटनों के बल गिर के कहता है, हे गुरुजी, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जो मेरा व्यवसाय में अचानक से इतना घटाव आते जा रहा है। मैंने ऐसा क्या कर दिया। इस गांव का सबसे धनवान व्यक्ति था मैं और हो सकता है इस गांव का सबसे गरीब व्यक्ति हो गया हूँ। कुछ तो उपाय बताइए। हरिया, जब तुम्हें गांव वाले समझाने जाते थे तब तुम क्यों नहीं समझते थे, उल्टा उनको ही भगा देते थे। तो आज झेलो। आज तुम मेरे पास घुटनों के बल इसलिए गिराए हो क्योंकि आज तक तुमने जितने भी काम किए हैं सब अपने स्वार्थ के लिए किए हैं। कभी दूसरों के बारे में सोचा ही नहीं। किसान के पैसे रख लेते थे, उनसे काम ज़्यादा करवाते थे। तुम अपना चरित्र सुधारो, अब तब कुछ हो सकता है। हरिया उदास होकर अपने घर चला जाता है। हरिया को अपनी गलती का एहसास होता है। वह मन ही मन सोचता है कि अगर मैं कल गांव वालों की बात मान लिया होता तो आज मुझे यह दिन देखना नहीं पड़ता। पर कोई बात नहीं, मैं गुरुजी की बात मानूंगा और अपना व्यवसाय में फिर से ईमानदारी और धैर्य से काम करके आगे बढ़ूंगा। उसी दिन के बाद हरिया किसानों के साथ अच्छा व्यवहार करने लगा। किसानों के पूरे पैसे देने लगे। अब किसान भी खुश थे। रमेश, तुम सही ही कहा करते थे कि अगर भगवान पे विश्वास रखा जाए तो सब कुछ हो जाता है। आज उस हरिया को ही देख लो, कितना अच्छा आदमी बन गया है। अच्छे से व्यवहार करता है, पूरा पैसा भी दे देता है। भगवान करे ऐसे आदमी सबको बना दे। हाँ तो और क्या रामू, मेरे पिताजी ये बात कहा करते थे, मैं नहीं। और आज जो भी हुआ है ना, उन गुरुजी की वजह से ही हुआ है। अगर गुरुजी हरिया को नहीं समझाते तो क्या हरिया समझता। हरिया इतना कंजूस था कि पूरे गांव वाले के कहने पे तो समझता ही नहीं था। जब उसकी अक्ल नहीं थी तो वो समझता कैसे। गुरुजी ने इतने अच्छे से समझाया कि हरिया 1 मिनट में समझ गया। अब गांव के सारे किसान खुश थे क्योंकि वह जितना काम करते थे उतना पैसा उन्हें आराम से मिल जाता था। और किसान के साथ साथ हरिया भी बहुत खुश था। हरिया भी अब पहले जैसा ही धनवान आदमी बन गया था। पूरा गांव खुशहाल जिंदगी व्यतीत कर रहा था। गांव वाले सोच रहे थे कि वह गुरुजी क्या आए कि हमारे गांव में तो खुशहालियां भी आ गईं। तो बच्चों, इस कहानी से मैं यह शिक्षा मिलती है कि हमें जो भी काम करना चाहिए सबके लिए करना चाहिए। अगर हम अपने लिए कोई भी काम करेंगे, स्वार्थ मन से कोई भी काम सफल नहीं होता है।
एक बार की बात है, हरे भरे पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था सुकूनपुर। गांव के लोग सीधे साधे, मेहनती और आपस में बहुत प्रेम से रहते थे। गांव के बीच एक बहुत बड़ा पेड़ था जिसे गांव वाले ज्ञान का पेड़ कहते थे। इस पेड़ के नीचे बैठकर लोग अपनी समस्याओं का हल निकालते और गांव की हर छोटी बड़ी बात पर चर्चा करते थे। गांव में मोहन नाम का एक लड़का रहता था जो हमेशा दूसरों की मदद करने में लगा रहता था। वह गांव का सबसे समझदार और जिम्मेदार लड़का था। एक दिन गांव में अचानक से बड़ी समस्या आई और गांव के पास बहने वाली नदी का पानी सूखने लगा, जिससे खेती में पानी की कमी हो गई और गांव की फसलें खराब होने लगी। गांव के लोग बहुत चिंतित हो गए। बिना पानी के सूखा पड़ने का खतरा था। सभी लोग ज्ञान के पेड़ के नीचे इकट्ठा हुए और एक एक करके सब लोग उपाय खोजने लगे, लेकिन किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तभी मोहन ने एक सुझाव दिया। देखिए मुखिया जी, हम सबको मिलकर एक तालाब बनाना होगा। अब ऐसे बैठे में कोई भी काम नहीं चलेगा। अगर हम सब एक तालाब बनाएंगे ना, तो उस तालाब में बारिश का पानी जमा रहेगा और ये नदी जो है, नदी का पानी बह जाता है और हमारा काम भी नहीं आ सकता। जिस टाइम पे काम होता है उस टाइम पे तो हमारा काम हो नहीं पाता है और तालाब का पानी जमा रहेगा। इसके कारण से हमारे खेतों को ही आराम से पानी मिल सकेगा और बारिश हो या ना हो उससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं रहेगा। देखो मोहन, तुम इस गांव के सबसे होनहार लड़के हो, इसलिए मैं तुम्हारी बात मान रहा हूँ। हालांकि मुझे पता है ये हम लोगों के लिए नया काम है और बहुत ही भारी काम है, पर मैं तुम पे विश्वास करके ये काम तुमको सौंप रहा हूँ और ये काम जितना जल्दी हो सके तुम करवाओ, क्योंकि किसानों को बहुत नुकसान हो रहा है, फसलें खराब हो रही है। नहीं मुखिया जी, अगर हम यही काम हम लोग मिलकर करेंगे तो ये काम कुछ भी मुश्किल नहीं होगा और यह सिर्फ तालाब नहीं होगा, आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। आप मेरी बात मानिए, सब गांव वाले पूरा मिलकर इकट्ठे होकर ये काम को हम लोग जारी करेंगे, उसके बाद बहुत सफलता मिलेगी। सभी गांव वाले मोहन के साथ तालाब बनाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने दिन रात मेहनत की और कुछ ही हफ्तों में एक बड़ा तालाब बनाकर तैयार कर दिया। तालाब बनने के बाद बारिश का पानी तालाब में भर गया और धीरे धीरे खेतों में पानी मिलना शुरू हो गया। गांव की फसलें फिर से हरी भरी हो गई और गांव वालों की मेहनत भी रंग लाई। इस तालाब के बनने के बाद गांव में कभी पानी की कमी हुई ही नहीं। मोहन की सूझबूझ और गांव वालों की एकता ने उन्हें एक बड़ी समस्या से बचा लिया। अब ज्ञान का पेड़ और भी महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि गांव वाले जानते थे कि जब भी कोई बड़ी समस्या आएगी वे सब मिलकर उनका हल जरूर निकाल लेंगे। मोहन, आज तुम्हारी हिम्मत ने पूरे गांव वालों को एक तालाब बनाकर दे दी है। अगर तुम उस दिन इतना मेहनत नहीं करते, इतने हिम्मत से नहीं बोलते, तो शायद मैं तुम्हें मना ही कर देता, पर तुमने ऐसे बोला कि मुझे मना करने में बना ही नहीं और मैंने तुम्हें आज्ञा दे दी। धन्य है जो तुम जैसा मोहन मिला। नहीं मुखिया जी, इसका हकदार सिर्फ मैं नहीं, इसका हकदार पूरा गांव वाला है। पूरे गांव वालों को आप ऐसा बोलिए, क्योंकि अगर आज पूरे गांव वाला मेरा साथ नहीं देता तो शायद आज ये तालाब नहीं बन पाता। पूरे गांव वालों ने मेरा साथ दिया, तब जाकर ये तालाब बन गया है, क्योंकि मुझसे अकेले ये बन नहीं पाता और इसका हकदार पूरा गांव वाला है। और ये सिर्फ तालाब नहीं बना है, हमारे भविष्य के लिए एक बहुत बढ़िया चीज़ बन गया है। तो मोहन, बातचीत आज बहुत हो गई। अभी मैं ये ऐलान करता हूँ कि मैं सुकूनपुर गांव का मुखिया इस तालाब का जिसको भी पानी की जरूरत हो वो बेझिझक इसको इस्तेमाल कर सकता है। इसमें कोई भी रोक टोक नहीं होगा। जिसको भी जितना जरूरत है उतना पानी इससे इस्तेमाल कर सकता है। आज मैं ये ऐलान कर रहा हूँ। उस दिन के बाद से उस गांव में जिसको भी जितना भी पानी की ज़रूरत होती वो उस तालाब से पानी को इस्तेमाल करता और अपने खेत में डालता। उस दिन के बाद से वह सुकूनपुर सुकून से ज़िंदगी जीने लगा था। पहले की तरह सुकूनपुर फिर से सुकूनपुर बन गया था। सब लोग खुश हो गए थे। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, जब हम एकजुट होकर मेहनत करते हैं और सोच समझकर काम करते हैं तो सबसे बड़ी समस्या का भी हल निकल सकता है। एक समय की बात है, एक सुंदर हरे भरे गांव में रामू नाम का एक लड़का रहता था। रामू बहुत मेहनती और खुश मिजाज था। उसकी उम्र करीब 10 साल की थी। वह अपने माता पिता के साथ एक छोटे से घर में रहता था।
उसका गांव चारों ओर पहाड़ों और नदियों से घिरा हुआ था। रामू का एक सपना था कि वह बड़ा होकर एक अच्छा किसान बने। उसे खेती में बहुत लगाव था क्योंकि उसके पिता भी गांव के एक जाने माने किसान थे। वह अपने पिता के साथ रोज सुबह खेतों में जाता और फसलों से बोने लेकर उन्हें काटने तक की सभी प्रक्रियाओं को देखता था। लेकिन रामू की एक और खास ख्वाहिश थी। वह अपने गांव को एक आधुनिक गांव बनाना चाहता था जहां हर किसी के पास सुविधाएं और खुशहाल हो। एक दिन रामू अपने खेत अकेले काम करने जा रहा था और वह खेत में रामू अकेले काम कर ही रहा था। तभी अचानक से उसके खेत में एक बूढ़ा आदमी आता है और रामू से कहता है, बेटा, तुम यहाँ खेत में तो रोज काम करते हो, पर क्या तुम जानते हो कि सच्ची खेती आखिरकार होती क्या है? नहीं दादाजी, मैं यहाँ काम करने तो रह जाता हूँ। अपने पिताजी के साथ रोज यहाँ पे खेती करने आता हूँ, पर शायद अभी तक मुझे सच्ची खेती का मतलब नहीं पता है। हो सकता है तो आप मुझे बता दो। देखो बेटा, सच्ची खेती केवल फसल बोने और काटने में नहीं है। यह धरती को प्यार करने, पेड़ पौधे से बातचीत करने और प्रकृति के साथ तालमेल बैठाने में है। जब तुम धरती को अपना साथी मानोगे, तभी वह तुम्हें भरपूर फसल देगी। उस रात रामू अपने घर जाकर बहुत सोच में पड़ गया। उसे बूढ़े किसान की बातें याद आ रही थी। उसने ठान लिया कि अब वह सिर्फ खेती नहीं करेगा बल्कि धरती माँ को भी समझेगा। अगले दिन से उसने अपने खेत में पेड़ लगाए, पौधे से बातचीत की, मिट्टी को पहले से ज़्यादा प्यार से संभालने लगा। अब धीरे धीरे रामू के खेत में हरियालियाँ लौट आई। उसकी फसलें अब पहले से ज़्यादा लहलहाने लगी। कुछ सालों बाद रामू का गांव एक आदर्श गांव बन गया था। अब वहां बिजली, पानी और शिक्षा की अच्छी व्यवस्था हो चुकी थी। सभी किसान रामू के बताए हुए तरीके अपनाकर खुशहाल हो गए थे। रामू का सपना सच हो गया। उसका गांव एक आधुनिक और खुशहाल गांव बन चुका था। रामू को अब सिर्फ अपने गांव को ही नहीं बल्कि दूसरे गांव के भी लोग रामू को जानने लगे थे। उसकी मेहनत, लगन और धरती के प्रति उसका प्यार सभी के लिए प्रेरणा बन गया था। तो बच्चों, रामू ने अपने जीवन में यह सीख लिया कि असली सफलता केवल मेहनत से ही नहीं बल्कि प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर और दिल से काम करने से भी मिलती है। एक छोटे से गांव में छोटू नाम का एक लड़का रहता था। वो बहुत ही गरीब परिवार से था। उसके माता पिता मजदूरी करते थे तो उसका घर किसी तरह से चलता था। छोटू की उम्र मात्र अभी 12 साल की थी। छोटू के दिल में पर सपने बहुत बड़े बड़े थे। आज गांव के ज़्यादातर बच्चे स्कूल जाते थे पर छोटू के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो स्कूल जा सके। फिर भी वह हर दिन स्कूल की खिड़की के पास सभी बच्चों को पढ़ते देखकर उसकी आंखों में ज्ञान की चमक उठती। एक दिन ये बात किसी तरह मास्टर जी को पता चल गई। मास्टर जी छोटू के पास जाकर कहते हैं, बेटा, मैंने सुना है कि तुम रोज यहाँ खिड़की से स्कूल के अंदर बच्चों को पढ़ते देखकर झांकते हो। तुम स्कूल के अंदर क्यों नहीं जाते बेटा? मास्टर जी, मेरे पास किताब खरीदने के लिए पैसे ही नहीं है। मेरे माता पिता मजदूर हैं। हमें खाना खाने के लिए तक संघर्ष करना पड़ता है, तो हम पढ़ाई करने के पैसे कहाँ से लाएं? बेटा, शिक्षा का अधिकार हर बच्चों को है। तुम कल से स्कूल आना, मेरे क्लास में आके बैठना। तुम्हें किसी भी तरह की फीस या फिर किताब की चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। वह छोटू अगले ही दिन से स्कूल जाने लगा। मास्टर जी भी छोटू पर विशेष ध्यान देने लगे। छोटू ने मेहनत और लगन से पढ़ाई किया और देखते ही देखते वह कक्षा में सबसे होशियार लड़का बन गया। लेकिन छोटू की चुनौतियां यहीं नहीं खत्म हुई। गांव के कुछ बच्चे उसे चिढ़ाते थे क्योंकि वह गरीब था। वे कहते थे, तुम कभी कुछ नहीं बन पाओगे, तुम तो सिर्फ मजदूर के बेटे हो। उसने उसी दिन सोच लिया कि वह मेहनत और ईमानदारी से अपने सपनों को पूरा करेगा। बहुत समय बीत गए और अब छोटू गांव के सबसे होशियार लड़कों के रूप में मशहूर हो गया। एक दिन गांव में एक बड़ी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ जिसमें बच्चों को अपने हुनर और ज्ञान का प्रदर्शन करना था। बहुत बच्चों ने भाग लिया परंतु उसमें प्रतियोगिता का विजेता तो छोटू ही बन गया। सब गांव वाले हैरान रह गए कि मजदूर का बेटा इतना होनहार है।
प्रतियोगिता जीतने के बाद छोटू को स्कॉलरशिप मिला, जिससे वह शहर जाकर अपनी पढ़ाई जारी रखी। उसने वहां अपनी मेहनत और लगन से पढ़ाई की और अंत में एक सफल इंजीनियर बनकर गांव वापस लौटा। उसने गांव में एक मुफ्त अस्पताल और एक मुफ्त स्कूल खोला ताकि किसी गरीब को परेशानी ना हो। छोटू का सपना अब जाके पूरा हो चुका था। छोटू ने अपनी संघर्ष को गांव वालों को बताया कि मेहनत और लगन और ईमानदारी से तो आप जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हो। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, गरीबी इंसान को तोड़ नहीं सकती। अगर वह अपने सपनों के प्रति ईमानदार और मेहनती हो, मेहनत और लगन से कोई भी बच्चा अपने जीवन में ऊंचाइयां छू सकता है।